तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध को पढ़ेंगे ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध। यानी कि जो भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है ना, उस पर आज हम निबंध लिखना सीखेंगे। और जैसा मैं बताऊंगा, अगर ऐसा लिखकर आओगे, मैं गारंटी लेता हूं पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो ये हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। ये जो आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं ना, ट्रेन के पास में भी लोग हैं और ट्रेन के ऊपर भी लोग हैं, ये सब जनसंख्या बढ़ने के कारण हो रहा है। ये देखो भीड़, धीरे धीरे ये भीड़ जो है ना, एक बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी भैया। तो चलिए निबंध को देखते हैं। बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और ये पूरा निबंध ध्यान से देख लेना। देखो, किसी भी निबंध को लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो होता है बच्चों हेडिंग। अगर आप हेडिंग डालकर अच्छे से लिखोगे ना, तो आपको निबंध के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करना, आप कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना और जो आप निबंध लिख रहे हैं वो हेडिंग डाल देना। उसके बाद में देखो, जब आप हेडिंग लिखोगे ना, सबसे पहला हेडिंग रहेगा रूपरेखा। रूपरेखा में आपको वो सारी हेडिंग लिखनी होती है जो आप निबंध लिखते समय डालोगे। जैसे देखो, हम लिख रहे हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध। ठीक है, तो हम कौन कौन सा हेडिंग डालेंगे? सबसे पहला हेडिंग होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होगा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, तीसरा होगा जनसंख्या वृद्धि के कारण, चौथा होगा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, और पांचवा होगा उपसंहार। तो रूपरेखा में हम वो सारे हेडिंग लिखते हैं जो हमें निबंध लिखते समय डालना है। तो रूपरेखा में हमने ये सारे निबंध, ये सारे हेडिंग लिख दिए। अब यही एक एक हेडिंग डालकर आपको पूरा निबंध लिखना है। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे बच्चों प्रस्तावना। तो चलिए, सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा प्रस्तावना। यहां पे हेडिंग डालेंगे, आप नंबरिंग भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना में हम अपने निबंध, जिस टॉपिक पर हम निबंध लिख रहे हैं ना, उसके बारे में कुछ लिखते हैं। देखो ध्यान से, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930-31 में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। बताओ, 1930 और 31 के दशक में ना, 1930 और 31 के साल में जो है, हमारे अविभाजित भारत की जनसंख्या, मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको मिला लिया जाए ना, तब कुल जनसंख्या थी 20 करोड़। और सोचो भारत ने कितना प्रोग्रेस किया जनसंख्या की दृष्टि से। आज सिर्फ भारत की जनसंख्या है बच्चों 139 करोड़, यानी कि 20 करोड़ से 7 गुना ज्यादा जनसंख्या सिर्फ भारत की हो गई है। सोच लो कितना विकराल रूप धारण कर लिया इसने। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हैं। अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो दो समस्याएं उत्पन्न होंगी। सबसे पहला, सीमित भूमि। देखो, जमीन भैया उतना ही है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ सकती है। आगे देखो, सीमित आर्थिक संसाधन, और आर्थिक संसाधन भी सीमित है। नौकरियां सीमित हैं, तभी तो बेरोजगारी बढ़ रहा है। जो जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं। जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, ज्यादा जनसंख्या होगी तो समस्त नागरिकों की शिक्षा में भी प्रॉब्लम होगी। स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या उत्पन्न होगी। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्ति हो उठती है, और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। भैया, लगातार जनसंख्या बढ़ती रही तो ये जो दशा है ना, ये हम सबके लिए लज्जा का विषय बन जाएगी। चलो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रस्तावना बच्चों हमारा हो गया है। अगला हेडिंग रहेगा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? देखो ध्यान से,
विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो 2 हाथ लेकर भी आता है। आशा यह है कि 2 हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। लघु उद्योगों से करोड़ों लोगों का पेट भरता था। अब बड़ी मशीनों और उनसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए और अधिकाधिक होते जा रहे हैं। मतलब पहले क्या था ना, कारखानों में मशीनें नहीं थी, मशीनों के जगह पर आदमी लोग काम करते थे तो लोगों को रोजगार मिलता था। आज मशीनें आ गई हैं। अब भैया जो मालिक है कारखाने का, अगर उसका टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, तो क्यों ना वो मशीन लगवा देगा, वो अपना फायदा ढूंढेगा। लेकिन जो लोग बेरोजगार हो गए उनका क्या भाई। ठीक है, आगे देखो। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है, ठीक है, जिसका समाधान किसी के पास नहीं। वो है सीमित भूमि की समस्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% है। अतः कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है। मतलब भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, पूरे विश्व का जो 100% क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है। लेकिन भारत की जो पूरे विश्व की 100% जनसंख्या है ना, उसका 17% जनसंख्या सिर्फ भारत का है। मतलब जनसंख्या में प्रोग्रेस कर रहे हैं भैया, जमीन तो उतना ही रहेगा भाई, क्योंकि सारे देश की जमीनें विभाजित हैं। ठीक है, अब देखो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। देखो क्या कारण है कि जनसंख्या बढ़ रहा है। देखो प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल 1/4 भाग यानी कि 25 वर्षीय गृहस्थाश्रम के लिए था। पहले लोग आश्रम में रहते थे ना, 100 वर्ष का अगर जीवन है तो सिर्फ 25 वर्ष अपने पत्नी या सबके साथ रहते थे। व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज सेवा में ही बीतता था। गृहस्थ जीवन में भी संयम पर बल दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुख्यतः आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिसमें व्यक्तिगत सुख भोग की गुंजाइश कम थी। आध्यात्मिक वातावरण की चतुर्दिक व्याप्ति के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य, संयम और सादे जीवन की ओर थी। पहले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ठीक है, अब तो फोन आ गया है, सारे सिस्टम है ना, सारे सिस्टम है जिससे बच्चे जो है ना कम उम्र में कुछ ऐसी चीजों का शिकार हो जाते हैं ना, जिससे उनके अंदर कुछ अलग इच्छा होने लगती है। फिर उस समय विशाल भूभाग में जंगल फैले हुए थे, नगर कम थे। अधिकांश लोग ग्रामों में या ऋषियों के आश्रम में रहते थे, जहां प्रकृति के निकट संपर्क से उनमें सात्विक भावों का संचार होता था। आज परिस्थिति उल्टी है। आश्रम व्यवस्था के नष्ट हो जाने से के कारण युवा अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत गृहस्थ ही बने रहते हैं, जिससे संतानोत्पत्ति में निरंतर वृद्धि हुई है। लेकिन अब क्या है, अगर 70 वर्ष की आयु है तो पूरे 70 वर्ष में से जैसे देखो 15-20 साल पे उनकी शादी हुई, 50 वर्ष पूरे पत्नी के साथ ही रहेंगे, तो भैया संतान की उत्पत्ति होगी ही। पहले सिर्फ 25 वर्ष ही लोग अपने रहते थे साथ में। ठीक है, आगे देखो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या को अगर कंट्रोल करना है, कैसे करोगे? देखो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य का पालन करो। हम दो हमारे दो का नारा अपनाओ। 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी को, ये ध्यान रहे। ठीक है, इससे नर नारी, समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। क्या है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करो। कम चीजों के बारे में सोचो, एडल्ट चीजें कम सोचो, निगेटिविटी आपके अंदर कम होनी चाहिए। अब देखो फोन आ गया है ना, जो और ज्यादा बढ़ावा देता है। उसमें ऐसे ऐसे दृश्य बच्चे देखते हैं ना, जिसको और ज्यादा उसको बढ़ावा मिलता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। उधर अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। फलता सबसे पहले आवश्यकता यह है कि भारत अपने प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करे। प्राचीन भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है, उसके उज्जीवन से लोगों में संयम की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी। देखो हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं ना,
उनकी मानसिकता देखो। कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतने हमारे बच्चे पैसे कमाएंगे, उतने हम अमीर होंगे, ऐसे नोट उड़ाएंगे। ये नहीं सोचते कि उनका पहले 18-20 साल पालन पोषण करना होगा, तब जाकर वो कमाएंगे। कहां से करोगे पालन पोषण? ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, लड़का पैदा करने के चाहत में ना तमाम जनसंख्या बढ़ा देते हैं। मतलब पहली लड़की हो गई, फिर सोचेंगे लड़का हो जाए, फिर लड़की, फिर लड़का सोचेंगे हो जाए, फिर लड़की, ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट में चौथा पांचवा नंबर पे लड़का होगा तो एक आदमी के 4-5 बच्चे हो जाते हैं। तो ये भी रीजन है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो बच्चों, अगला हमारा जो है ये देखो, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियों पर स्वाभाविक अंकुश लगेगा। क्योंकि कितनी भी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं व्यक्ति के चरित्रोन्नयन से हल हो सकती है। ठीक है, आगे देखो भैया, अगला हेडिंग उपसंहार, हमारा लास्ट हेडिंग आज के निबंध का रहेगा। देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक अस्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रोक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन बड़े आडंबर युक्त जीवन में नहीं। शहरों में भी प्रचार माध्यम द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ ही परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों, विशेषता आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बस हो गया बच्चों, ये आपका उपसंहार था। मतलब क्या क्या आपको करना चाहिए अगर जनसंख्या को रोकना है। तो बच्चों, ये पूरा निबंध आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको सारे निबंध समझ में आ चुके होंगे और ये निबंध भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे लिखकर आओगे अगर आप ना जनसंख्या वृद्धि पर निबंध, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।